कोगुलेंट हम देख रहे थे कि एंटीकोगुलेंट जो है ब्लड को क्लॉट होने से जो है रोकता है। जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो है एंटीकोगुलेंट जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट के लिए। तो हम देखते हैं इसमें जो अगला जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कलर्ड वाइल जो हैं अलग अलग जो है अलग अलग एंटीकोगुलेंट के लिए यूज करते हैं पहचान में आने के लिए। और दूसरा चीज़ जो एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कलर्ड वाइल में सबसे पहला जो है लेवेंडर कलर दिख रहा होगा, ये EDTA जो है फॉर रूटीन हेमेटोलॉजी के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद लाइट ब्लू कलर का जो है हमारा सोडियम सिट्रेट, ठीक है, अब इसको जो है कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज करते हैं। फिर ग्रे कलर जो है हमारा अगला, तो ये ऑक्जिलेट या फ्लोराइड जो है, और ये ग्लूकोजेस शुगर ब्लड शुगर के लिए जो है हम इसको फ्लोराइड वाइल को यूज करते हैं। इसमें वाइवा भी बनता है कि फ्लोराइड वाइल या फ्लोराइड जो है एंटीकोगुलेंट वाला जो है ये वाइल जो है हम शुगर के लिए क्यों यूज करते हैं, तो हम आगे इसमें बात करेंगे। ये वाइवा में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। और अगला जो है वाइल रेड कलर का होता है, तो इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज नहीं होता है। ये सीरम के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। जब हमें जिस टेस्ट में जो है सीरम की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम प्लेन वाइल बोलते हैं इसको। रेड कलर का कैप इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद ACD वाला है, तो इसमें जो है ब्लड बैंकिंग में ये ज़्यादातर यूज होता है HLA टाइपिंग के लिए। और उसके बाद हेपेरिन जो होता है ग्रीन कलर का जो है कैप इसमें होता है, ठीक है। इनहिबिट थ्रोम्बिन एक्टिवेशन, ठीक है, ये थ्रोम्बिन एक्टिवेशन को जो है इनहिबिट करता है या रोकता है हेपेरिन जो होता है, ठीक है। और हेपेरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी होता है। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग वाइल देखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अधिकतर ज़्यादातर जो है लैब में जो है कॉमन जो सिंपल लैब होते हैं उसमें 3 ही वाइल यूज होते हैं, EDTA वाला और ये ऑक्जिलेट वाला फ्लोराइड वाइल और सिंपल या प्लेन वाइल, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे पहला जो है EDTA, तो EDTA एंटीकोगुलेंट जो होता है यूज फॉर रूटीन हेमेटोलॉजिकल वर्क, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। कैप जो है इसका लेवेंडर मैंने बता दिया था ऊपर, ठीक। उसके बाद एंटीकोगुलेंट जो होते हैं कंसंट्रेशन EDTA K2 में जो है 1.5 से लेकर 2.0 mg/ml। उसके बाद साल्ट कैन बी यूज्ड इन पाउडर फॉर्म एज वेल एज लिक्विड फॉर्म में भी यूज होता है, पाउडर फॉर्म में, दोनों में यूज होता है। K2 EDTA जो होता है सोडियम Na2 EDTA साल्ट और कॉमनली यूज्ड ड्राई फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है कॉमनली ड्राई फॉर्म में यूज होता है। और K3 जो होता है लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लें, पूछ भी सकता है वाइवा में, क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। और इसका यूज जो होता है EDTA का TLC, DLC, ESR, CBC, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट्स काउंट इत्यादि में जो है ये यूज होता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर जो है EDTA वाइल यूज करते हैं। तो हेमेटोलॉजी में ये सारे टेस्ट लगते हैं, वहीं पर जो है लेड पॉइजनिंग G6PD जो टेस्ट लगता है उसके लिए जो है ज़्यादातर जो EDTA वाइल का हम यूज करते हैं। अगला जो है हम देखते हैं EDTA का जो है एडवांटेज क्या है। एडवांटेज की हम बात करेंगे तो प्रेजेंस मॉर्फोलॉजी ऑफ RBC एंड WBC, नो प्लेटलेट्स क्लम्पिंग। और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो नॉट सूटेबल फॉर कोगुलेशन स्टडीज़, ठीक है, यूजलेस फॉर प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये भी आप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ट्राइसोडियम सिट्रेट। तो ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। 32.0 ग्राम पर लीटर ट्राइसोडियम सिट्रेट का सॉल्यूशन जो बनेगा, ठीक है, 1 वॉल्यूम 9 वॉल्यूम ब्लड के लिए जो है 1 वॉल्यूम की इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और इसको हम यूज करेंगे कहाँ, हीमोस्टेसिस, PT, फिब्रिनोजन और PTT टेस्ट, इतने में जो है हम इसका यूज करेंगे। और अगला जो है 30.8 ग्राम पर लीटर ट्राइसोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा, ठीक है। तो 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जो है इसके लिए हमें 1 वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको जो है ESR के लिए हम वेस्टरग्रीन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं इसका, तो कोगुलेशन फैक्टर्स, स्टेबल प्लेटलेट फंक्शंस रिटेंड, एडवांटेज है इसका, ठीक है। उसके बाद जो डिसएडवांटेज हम इसका देखेंगे तो नॉट सूटेबल फॉर सेल काउंटिंग ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है। तो सेल काउंटिंग के लिए जो है ये सूटेबल नहीं होता है। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड की वाइल जो है मैंने बताया था, तो इसका यूज जो है हम किस में करते हैं, ब्लड शुगर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। डबल एक्शन ऑन द ब्लड
उसके बाद प्रिवेंट क्लॉटिंग बाय चिलेटिंग कैल्शियम, ये सारे जो है चिलेटिंग कैल्शियम एजेंट है जो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हैं, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था एंटीकोगुलेंट को। उसके बाद इट प्रिवेंट्स ऑल फॉस्फेटेज एक्शन, इनहिबिट ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक्टिविटी इन एंजाइमेटिक ग्लूकोज रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा इसमें कि फ्लोराइड वाइल ही हम यूज क्यों करते हैं, तो ये जो होता है क्या करता है, तो जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है जब ब्लड को जो सैंपल हम लेंगे, तो बाहर हम ब्लड को निकालेंगे, तो वो क्या होने लगेगा, शुगर का लेवल जो है रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है, उसमें जो है रिएक्शन होने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए जो है हम फ्लोराइड वाइल का यूज करते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे, दूसरे वाइल का हम दूसरे एंटीकोगुलेंट का यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, शुगर का लेवल जो है घटते जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस होने से रोकने के लिए जो हम फ्लोराइड वाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका, ठीक। तो ये हो गया हमारा सोडियम फ्लोराइड। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है हेपेरिन। तो हेपेरिन जो होता है आप सबको पता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है ये, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल एंड मास्ट सेल। और हेपेरिन जो होता है प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड एक्सटेंशंस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लॉट्स विद इन द ब्लड, ठीक है। तो हम जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, लेकिन वो जमता नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। क्यों? हेपेरिन उसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्या नहीं होने देता, क्लॉट नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही हमें चोट लगता है या ब्लड जो है बाहर आता है, तो ब्लड क्या होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। तो जितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और प्लग फॉर्मेशन बनाते हैं, क्लॉट जो है बनने लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, कोगुलेशन जो है अलग से हम पढ़ेंगे, उसमें एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे जो है, ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है हेपेरिन बाइंड टू एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिटिंग एक्सट्रैक्शंस ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इन सब चीज़ों को जो है क्या करता है, एक्टिव होने से रोकता है या फिर उनको जो है इनहिबिट करता है, ठीक है। और अमाउंट हम देखेंगे इसमें, तो ब्लड स्टोरेज जो होता है तो 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ ब्लड, और सैंपल कलेक्शन यदि करेंगे तो 0.5 to 2.0 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। उसके बाद यूजेस इसका क्या है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, सेल कल्चर और हीमोग्लोबिन और HLA टाइपिंग में जो है इसका यूजेस करते हैं। डिसएडवांटेज इसका कॉस्टली होता है ये, ठीक है, और सूटेबल फॉर ब्लड फिल्म, अनसूटेबल होता है ब्लड फिल्म्स के लिए, और WBC प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए जो है हेपेरिन सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। एडवांटेज इसका ये भी कैल्शियम स्टिल इसमें जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेपेरिन। उसके बाद जो है हम एंटीकोगुलेंट जो होते हैं ब्लड स्टोरेज के लिए जो हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है इनके सारे के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछता है इनका, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी इनके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है आप पूरा देख लेंगे इसमें, ठीक है, पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरा इसमें दिख रहा है। ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है ACD में कितना लेंगे, सिट्रिक एसिड कितना लेंगे, डेक्सट्रोज कितना लेंगे, और सोडियम डाइहाइड्रोजनेज कितना लेंगे, ठीक है। और एक ही है एडिनिन जो कहाँ यूज होता है, इसमें CPDA में, ठीक है। तो ये सारा जो है चार्ट मैंने बना दिया है, आप देख करके जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक। और अगला जो है हमारा ये जो हम ब्लड स्टोरेज में हम जब यूज करेंगे, तो उसमें जो है 15 ml ऑफ ACD एंड 14 ml ऑफ CPD एंड CPDA1 इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसके लिए जो है इतना क्वांटिटी जो है ज़रूरत पड़ती है एंटीकोगुलेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज एक्चुअली 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हम इसको स्टोरेज करते हैं, ACD और CPD 21 डेज़ के लिए, और फॉर CPDA, ठीक है, तो ये जो है 35 डेज़ के लिए जो है CPDA, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा एंटीकोगुलेंट का चैप्टर था। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप अच्छे से पढ़ें, इसको याद करें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से जो नोट्स बना करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।